क्या कहेंगे? देखिए, आधी रात को चीर हरण पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 10 साल में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बलाए ताक रखकर फैसले किए हैं और जनता पर थोप दिए। लेकिन इस मुद्दे की अगर हम बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, तो थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे, तो इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि जो चयन समिति होगी उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। उस फैसले के बाद आनन फानन में जब मोदी सरकार ने नया कानून बना दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे बाहर कर दिया, जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने सब हुआ और वे देखते रहे। उसके बाद तमाम याचिकाएं लगी हैं इस मुद्दे को लेकर कि वो जो कानून बनाया गया है वो ठीक नहीं है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में चुनाव आयोग की बहुत अहम भूमिका होती है। चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है, जिससे सरकार बनती है, सरकार देश की भाग्य व्यवस्था बन जाती है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो पारदर्शी तरीके से हो। और चयन समिति में ये जो असंतुलन इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट दिया है, मैं संसद में भी कह चुके थे इसी सत्र में कि मेरे जाने से क्या फायदा होगा, 2-1 के बहुमत से तो आप पहले ही बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। लेकिन अगर देश का प्रधान न्यायाधीश उसमें होता तो कम से कम एक सत्ता पक्ष का मुखिया यानी प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता विपक्ष की तरफ से, और तीसरे कोण पर देश का प्रधान न्यायाधीश होता, तब भले 2-1 का बहुमत हो जाता, तब भले ही वो प्रधानमंत्री के साथ जाकर फैसला करता, तब भी कम से कम एक बार प्रक्रिया ऐसी होती जो पारदर्शी होती, जिसमें एक संतुलन होता कि सत्ता और विपक्ष के बीच में तीसरा पलड़ा भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ऐसी किसी प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते जिसमें वे अपनी मनमानी न चला सके, उनकी मर्जी न चल पाए। इसलिए वे धीरे धीरे करके तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने वहां जाकर अपना डिसेंट नोट दिया। हमें अंदर की पूरी जानकारी नहीं, इतना ही पता है जो उन्होंने अपने बयान में बताया है, जो वहां लिखकर देकर आए हैं। और ठीक भी है, वहां विचार विमर्श होता, वे अपनी आपत्ति दर्ज कराते, तब भी कुछ नहीं होना था। अंततः प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो तय करके बैठे थे कि कैसे पुतली बनाना है 2029 तक के लिए। संयोग यह है कि जनवरी 2029 में उनका कार्यकाल खत्म होगा और निर्धारित समय पर अगर हुए तो मई में और जून में चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी वे करवा सकेंगे, मतदाता सूचियां अद्यतन हो जाएंगी उनके कार्यकाल में। और अगर सरकार ने चाहा कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव कराना है तो 6 महीने पहले भी करा सकती है। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, मोदी शाह, भारतीय जनता पार्टी, सब कुछ अगले कुछ सालों में होने वाले 20 विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को नजर में रखकर कर रहे हैं। इसके लिए सत्ता में बने रहने के लिए, अगले चुनाव लगातार जीतते रहने के लिए ऐसे ही राजीव कुमार क्रमांक 2 की जरूरत थी जिसे उन्होंने चुन लिया है। उनके बारे में सारी जानकारी मिली गई है, वे कितने करीबी हैं अमित शाह के, कौन कौन से फैसलों में केंद्र सरकार के साथ शामिल रहे हैं, राम मंदिर न्यास के गठन से लेकर 370 तक की फाइल तैयार करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले सालों से शेरो शायरी हम सुन रहे थे चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कुर्सी से, हो सकता है इनको वो शौक न हो शेरो शायरी सुनाने का, हमें नहीं मालूम, अब पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब मालूम पड़ेगा। लेकिन होगा वही जो मोदी मन राखा, मोदी रच राखा। ये चुनाव आयोग भी वही करेगा जो राजीव कुमार अब तक करते आए थे। लेकिन कुल मिलाकर ये एक स्वस्थ पारदर्शी लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है कि सत्ता में बैठे लोग सारी लोकतांत्रिक संवैधानिक इकाइयों को पर कब्जा करके अपनी मर्जी से उन्हें हाँकना चाहते हैं। अंत में इसका नुकसान जन को होगा, जनतंत्र को होगा, जनता को। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जन को होगा, जनतंत्र को होगा, जनता को होगा नुकसान। राजीव कुमार की जी राजीव जी,
पहले तो अनिल सिन्हा जी ने जो बात कही थी उसमें संकोच कर गए थे कहने में, लेकिन हम कह देते हैं। राजीव कुमार जिस उपासना स्थल की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग को पूजा स्थल बता रहे थे, असल में उसमें नरेंद्र मोदी के नाम की एक पूजा की अलमारी भी होगी, जहां राजीव कुमार नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं। अनिल जी ने नाम नहीं दिया, हम तो नाम लेकर कह सकते हैं कि राजीव कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में निर्वाचन आयोग नाम के लोकतंत्र के मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा आराधना की और उसमें वे सफल रहे। अब जहां तक सवाल राहुल गांधी के डिसेंट नोट का है, इससे क्या होगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जनता को ये मालूम होगा कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ता है, वो पारदर्शी नियुक्ति के लिए अपनी असहमति दर्ज करा है। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने इस नोट को जारी करके जनता की अदालत में अपनी भूमिका रखी। दूसरा महत्व तो राजीव जी ऐसी चीजों का इसलिए होता है कि इससे दस्तावेजीकरण हो जाता है। मैं जीवाजी विश्वविद्यालय में गवर्नर नॉमिनी रहा हूं, सुप्रीम बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कई ऐसे प्रस्ताव आते थे कि कुलपति कोई प्रस्ताव लेकर आया और हम इसी मेंबर्स उससे सहमत नहीं है, तो हम अपना डिसेंट नोट उसमें दर्ज करा देते। वो जब तक जीवाजी विश्वविद्यालय रहेगा, कोई फैसला भले फिर लागू हो गया हो, हमारी असहमति दस्तावेजों में हमेशा दर्ज रहेगी कि हम इस फैसले से सहमत नहीं। तो जब इतिहास इस बात का मूल्यांकन करेगा, इस अमृत काल का जब भी मूल्यांकन होगा, तो राहुल गांधी का ये डिसेंट नोट इतिहास में दर्ज पाया जाएगा। कोई शोध करेगा आगे चलकर तो मालूम होगा कि जब सरकार इस तरह से कोई गलत कदम उठा रही थी तो एक नेता था जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ। अब क्या होगा इस चिट्ठी के लिखने से, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में रविकांत जी, अनिल जी बहुत सारी बातें बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डाइस पर बैठकर चीफ जस्टिस और बाकी के न्यायाधीश कहते बोलते बहुत कुछ है, लेकिन जब फैसला आता है तो वो शब्द उसमें होते ही नहीं, वो वाक्य होते ही नहीं। चीफ जस्टिस कहते हैं लोकतंत्र का हत्यारा है अनिल मसीह, लेकिन सजा नहीं देते और वो फिर कुछ कारगुजारी कर बैठता है उसके बाद। महाराष्ट्र की सरकार अवैध है लेकिन चलती रही। इसी तरह से वो जो गोयल की नियुक्ति थी, एक ही दिन में वीआरएस दिया, एक ही दिन में मंजूर हुआ, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई, चुनाव आयोग पर कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी आपकी अनिल सिन्हा जी उम्मीदों पर कल भी सुप्रीम कोर्ट खरा उतरेगा, हमें गलत नहीं साबित कर पाएगा, वो वही करेगा जो सरकार चाहेगी। लेकिन अब आपके उस प्रश्न पर आते हैं कि क्या विपक्ष की भूमिका यहीं तक सीमित है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास में जाएं, 5 मिनट में बैठकर अपना डिसेंट नोट वहां सौंप कर आ जाएं और रात को सोशल मीडिया पर या सुबह सोशल मीडिया पर जारी कर दें? इतने मात्र से विपक्ष की भूमिका की इतिश्री हो जाएगी? निश्चित तौर पर नहीं होगी। अब विपक्ष को अनिल सिन्हा जी की बात सुनना पड़ेगी और उस तरफ चलना पड़ेगा, जन आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, वरना इस तरह से जो घोषित लोकतंत्र है वो धीरे धीरे एक तंत्र में बदल जाएगा। जैसे 1930-31 के जर्मनी में हिटलर भी तो चुनाव जीतकर ही सत्ता में आया था सर, वो कोई सीधा सीधा तानाशाह नहीं बन गया, बाकायदा उसने सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार थी, तो जल्दी बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति से कहा इसको बर्खास्त कर दो हमारी सरकार को, फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा चुनाव हुए, फिर किस तरह चुनाव हुए और किस तरह तानाशाह बना, किस तरह उसने वो अध्यादेश जारी करा के सारे अधिकार अपने हाथ में दे दिए। अब इसी चीज की एक कमी रह गई है ना कि घोषित रूप से एक अध्यादेश किसी केंद्र सरकार जारी करे और ये कह दिया जाए कि संसद तो रहेगी, कैबिनेट भी रहेगी, सब कुछ रहेगी, लेकिन सारे अधिकार चांसलर के हाथ में होंगे, यानी प्रधानमंत्री के हाथ में होंगे। बस उसकी कमी रह गई, बाकी तो सब रोज हो ही रहा। एक और विषय राजीव जी, आपने शुरू में इस विषय को यहीं विराम देता हूं, आपने अपने इंट्रो में उत्तर प्रदेश की विधानसभा और वहां मुख्यमंत्री के बोल वचन की बात कही थी। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जिस वक्त ये कह रहे थे कि उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं या कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो इतना आपत्तिजनक बयान था कि योगी आदित्यनाथ शायद ये भूल गए कि उर्दू हमारे देश की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग
उर्दू बोलते हैं और उसमें सारे मुसलमान नहीं है। नंबर 3, उर्दू कहीं अरब से आई हुई भाषा नहीं है। योगी आदित्यनाथ को उनके आईटी सेल ने नहीं बताया होगा कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। 12वीं शताब्दी में यही इसी देश में पैदा हुई है। अमीर खुसरो, मीर तकी, मीर गालिब, अल्लामा इकबाल, मुंशी प्रेमचंद, ये सब उर्दू की ही देन है। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे। तो योगी आदित्यनाथ जिस वक्त ये कह रहे थे, तो न केवल वे संविधान में मान्यता प्राप्त एक भाषा का अनादर कर रहे थे, बल्कि अपनी घृणा का ही प्रदर्शन कर रहे थे। कल अगर विधानसभा में कोई खड़े होकर ये कहने लगे कि जो संस्कृत पढ़ाई जा रही है संस्कृत विद्यालयों में, विद्यापीठों में, क्या वहां से संस्कृत पढ़कर सिर्फ पंडित बनने वाले हैं, पोंगा पंडित बनने वाले हैं, तो कैसा लगेगा वो? तो मैं समझता हूं ये इतनी आपत्तिजनक बात है। लेकिन हम जानते हैं ये उस धारा के लोग हैं जिन लोगों ने बाबाए गजल, बाबाए उर्दू, वली दक्कनी की मजार तो दी थी गुजरात में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, सड़क बनाने की, वली दक्कनी की मजार। तो उसी परंपरा में योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। लेकिन इस देश को समझना होगा, इतनी नफरत के साथ राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलनी चाहिए, वरना इस देश का ताना बाना बिखर जाए। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ, चूंकि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की आज से शुरुआत हुई है और शुरुआत में मैं ये बात कह भी रहा